पीहू बेटा, क्या लिख रही हो यहाँ बैठकर? चलो खाना खा लो। हाँ मम्मा जी, ठीक है। अम्मा मैं अभी आती हूँ, आप जाइए। बेटा मेरे साथ ही चलो। नहीं मम्मा, बस मैं अभी आई, थोड़ा सा होमवर्क रह गया है। ठीक है बेटा, जल्दी आना। 12 साल की पीहू अपने दादा दादी के लिए लेटर लिख रही थी, तभी वहाँ पीहू की मम्मा अंजलि आ जाती है और उसे खाने के लिए साथ चलने को बोलती है। पीहू अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा उठती है और जल्दी से अपना लेटर फाड़कर छुपा लेती है। पीहू को अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए यहाँ मलेशिया में 1 महीना गुजर चुका है। उसको उसके माता पिता उसके दादा दादी से दूर जबरदस्ती मलेशिया लेकर आए हैं, जिनकी याद में अक्सर पीहू लेटर लिखने बैठ जाती है। उधर दिल्ली में पीहू के दादा दादी उसकी याद में दिन रात रोते हैं। उनका बेटा मोहित और बहू अंजलि उनकी पोती को उनसे दूर लेकर चले गए हैं। पीहू में अपने दादा दादी की जान बसती है और दादा दादी में पीहू की भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे जो बुढ़ापे में उनके बचपन के साथी के रूप में मिले। पोता पोती का प्यार ही नहीं छीन लिया। उषा देवी की पड़ोसन कमला देवी उषा देवी जी को लेने आई। शांतना ने उन्हें ये बात बोल दी है। उषा देवी की आंखों में हर पल केवल आंसू ही बहने लगे हैं। वही पास बैठे उषा देवी के पति सतीश कुमार जी को पड़ोसी कमला देवी के पति राकेश जी सांत्वना दे रहे हैं। तुम्हें भी अपने साथ मलेशिया ले जाते तो कम से कम आज तुम दोनों को इतना दुख तो ना होता पीहू से दूर होने का। अब कर भी क्या सकते हैं, जब बच्चों को अपनी ही मर्जी करनी है तो। सतीश जी दुखी मन से राकेश जी को जवाब देते हैं। फिर दोनों पड़ोसी दंपति अपने घर चले जाते हैं। सतीश जी और उषा देवी जी अब घर में बिल्कुल अकेले थे। जब पड़ोसी दोस्त उनके पास आकर उनके जख्मों पर महरम लगा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो जख्म भर जाते हैं। उनके जाने के बाद वही जख्म फिर से उभर जाते हैं। यह जख्म उनका अपना बेटा बहू देकर गए हैं, जो उनकी जान उनकी पोती को उनसे दूर लेकर गई। मोहित सतीश और उषा देवी की इकलौती संतान है, उनका इकलौता सहारा। दोनों बुजुर्ग पीहू के जाने के बाद उसके सदमे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। दोनों घर का काम निपटाते और अपनी छोटी सी किराना की दुकान से अपना खर्चा पूरा करते थे। उषा देवी पीहू का सब सामान निकाल कर बैठ जाती है। उसके फोटो, एल्बम, कपड़े, जूते, एलिसरीज, बैग इत्यादि। दोनों बुजुर्ग उन्हें देखकर रोने लगे। फोटो में अपने बेटे मोहित को देखकर और ज़्यादा गुस्सा रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे को संभाला और फिर अपने बेटे की बातें याद करने लगे। मोहित इतनी मन्नतों से शादी के 6 साल बाद हुआ था। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च नहीं छोड़ा था जहां हमने मन्नत ना मांगी हो। और जब मोहित ने जन्म लिया, हमने पूरी गली में मिठाई बंटवाई। जब मोहित 4 साल का था, उसे चोट लग गई थी तो हम दोनों कितना घबरा गए थे, मानो अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी, लेकिन उसे दुनिया की हर खुशी दी, हर अरमान पूरे किए, चाहे कैसे भी करके किए। जब भी कोई ख्वाहिश जताई उसने तभी पूरी कर दी। दुकान की आमदनी कम होने के बावजूद दोनों ने अलग अलग से नौकरी कर उसे दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़ाया, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। अपने खर्चे में कमी कर करके उसकी हर तमन्ना पूरी की और वह नौकरी में लग गया, हमें भूल गया। फिर वो इतना बड़ा हो गया कि हम सबके सामने उसने छोटे हो गए। अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद तो जैसे हम उसके लिए इस दुनिया में हों ही ना। अंजलि कैसे उसको अपनी बातों में फंसा लेती थी, जो हम सारी उम्र उसके माँ बाप होकर नहीं कर सके, वो एक चुटकी बजाकर कर देती थी। पत्नी की हर बात को पानी देता था। हम सब की उसकी खुशी के खातिर हर बात बर्दाश्त करते गए। कोई नहीं, हमारा बच्चा है। उसी दिन जब मैंने बहू को बोला कि अंजलि बेटा अपने कमरे की तो साफ सफाई कर लिया करो, तो कैसे तिड़क गई थी, उषा देवी ने सोचते हुए कहा। और दोनों बुजुर्ग अपनी यादों के साए में खो गए, बितियादी जा रहे थे। अंजलि का
व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। बात बात पर तिड़क पड़ती थी। सतीश जी पूरा दिन दुकान पर रहते, शाम में घर आते। दुकान घर से बस थोड़ी ही दूर पर थी। जानबूझकर मोहित के नौकरी से आने से पहले काम में लग जाती थी और मोहित को ऐसा दिखाती थी कि सब काम मैं ही कर रही हूँ। मोहित उसे बोलता, बस भी करो अंजलि, सुबह किचन में ही देख कर गया था तुम्हें, अब आया हूँ तो किचन में ही हो, अब आराम भी करो। और अपनी माँ को बोलता कि माँ आप अंजलि का हाथ क्यों नहीं बटाती हैं। उषा देवी के कुछ बोलने से पहले ही उनकी बात सुने बिना ही मोहित चल देता था। अब अंजलि माँ बनने वाली थी। घर में खुशियाँ की लहर दौड़ गई। उषा देवी पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो गई थी और घर का सारा काम करने लगी थी। रात में जान चुरा चुरा हो जाती थी तो सतीश जी उन्हें दबाते थे। नींद की गोली खाकर सो जाती थी, फिर सुबह उठकर काम में लग जाती। सतीश जी भी सुबह जल्दी दुकान खोल लेते थे और देर रात तक आते थे, क्योंकि उन्हें अपने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए अच्छे से अच्छा उपहार लाना था। दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जो आमदनी होती उसमें घर के खर्चे, बिल्स और मोहित की सैलरी से कुछ खर्चे पूरे होते थे, इसलिए दुकान पर कोई नौकरी भी नहीं कर रहा था। फिर एक रात पीहू ने जन्म लिया तो पूरा घर उसकी किलकारियों से जगमगा रोशन से उठ गया। मोहित 30 वर्ष का हो गया था। 30 साल बाद इस घर में बच्चे ने जन्म लिया। सतीश जी और उषा जी की ख्वाहिशों का ठिकाना ही नहीं रहा। पीहू के लिए उनके तोहफे लेकर आए। उषा देवी जी ने अपनी बहू के खूब सेवा की और साथ साथ पीहू का ध्यान रखा। उसे धूप लगाना, उसके डायपर चेंज करना, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, हर काम पीहू का उषा देवी ही करती थी। अंजलि का काम पीहू को बस दूध पिलाना था। अंजलि तो रात में भी खर्राटे मारकर सोती थी। पीहू अपने दादा दादी के पास सोती। उषा देवी जी के शरीर का अंग अंग दर्द करने लगता तो पेन किलर खा खा कर काम करती। इसी तरह से 5 साल गुजर गए। पीहू स्कूल जाती तो स्कूल बस में भी उसके दादा दादी ही उसे बैठा कर आते और जब स्कूल से आते तो दादा दादी हिलाते। पीहू अपने रिपोर्ट कार्ड पर भी दादा दादी के ही साइन करवाती थी। अब भी उसका टोटली काम उसके दादा दादी ही करते थे। अंजलि अपने फ़ोन में लूडो खेलती या बस अपनी बहन से बातें लगी रहती। पीहू पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। मोहित शाम को थका हारा घर आता, थोड़ा बहुत बेटी से प्यार दिखाता, खाना खाता और सो जाता, फिर सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता। इसका असर ये हुआ कि पीहू अपनी दादा दादी को ही अपने मम्मी पापा मानती थी। उसने जब से आंखें खोली है अपने दादा दादी को ही अपने पास पाया है। उन्हीं को अपना सारा काम करते देखा है तो कौन बच्चा होगा जो अपने दादा दादी को प्यार न करे। पीहू कुछ भी करती तो सबसे पहले दादी दादा से पूछती। एक दिन पीहू खेल रही थी। दादी और उसकी माँ बैठी हुई थी तो खेलते खेलते पीहू गिर पड़ी और उसे चोट लग गई तो उसने दादी का नाम पुकारा। दोनों दौड़ कर आई। पीहू को उठाने लगी तो उसने अपनी माँ को हाथों से झटक दिया और दादी के पास गई। अंजलि वहाँ बैठी रह गई। उसने इस बात पर गौर किया तो वह सोच में पड़ गई कि यह क्या हो रहा है। मेरी बेटी मुझसे छीन ली जा रही है। मेरी बेटी होकर मुझे ही झटक रही है। और अफसोस मैं अपने कमरे में चली गई। रात में जब मोहित आया तो उसने यह सब उसे बता दिया और कान भर दिए। फिर उस दिन के बाद से अंजलि का व्यवहार बदल चुका था। लूडो खेलना तो काम कर दिया था, लेकिन पीहू को लेकर अपनी बहन से बातें करती रहती। उसकी बहन भी उसे गलत गलत पाठ पढ़ाती थी। अंजलि पीहू पर भड़कने लगी थी। अपनी माँ का बुरा बर्ताव देखकर और दादा दादी का प्यार देखकर पीहू अब 12 साल की हो गई थी। उसकी माँ उसे गुस्से की नज़रों से देखने लगी थी और हर बात पर उसे डांटने लगी थी। उसके दादा दादी उसका खूब फेवर लेते थे। बहू उन्हें भी सुनाती। एक दिन उषा देवी जी बीमार पड़ गई और सतीश जी एक दिन के लिए दुकान न खोले तो अपनी पत्नी का इलाज और खाने पीने का खर्चा कैसे उठाते। मोहित को तो उससे जैसा कोई लेना देना ही नहीं था और अंजलि उन्हें कहाँ देख के राजी थी।
पीहू भी अब कुछ समझदार हो गई थी तो वह अपनी दादी की सेवा में लग गई। उसकी माँ ने उसे डराया धमकाया लेकिन वह नहीं मानी। फिर सुबह स्कूल जाने का टाइम हुआ तो तैयार नहीं हुई। कहने लगी, मैं दादी को बीमार हालत में छोड़कर स्कूल नहीं जाऊंगी। इस बात पर अंजलि ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। पीहू रोने लगी लेकिन स्कूल नहीं गई। दादी ने भी बहुत कहा लेकिन पीहू नहीं मानी। अंजलि भड़क पड़ी और अपने सास ससुर को इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगी। रात में मोहित आया तो सारा हाल बता डाला, लेकिन मोहित इतना थका होता कि उसकी बातें सुनकर सो जाता। एक दिन मोहित की जॉब की छुट्टी थी, वह घर में था। जब कभी उसकी छुट्टी होती तो अक्सर अपना दिन सोकर गुजार देता था। आज जब घर था तो सोया नहीं, फोन पर किसी से बात कर रहा था तो उसकी नज़र पीहू पर पड़ी तो मोहित को झटका लग गया। फोन हाथ से नीचे गिर गया। वो देखता है कि उसकी बेटी उसकी बूढ़ी माँ के सर में तेल डालकर मालिश कर रही थी और तभी वहाँ अंजलि आ जाती है और अपने पति को ऐसा देखते हुए देखती है तो कहती है, अब क्या हुआ? क्यों आंखें खुली रह गई आपकी? जब मैं आपको बताती थी तो तब आपने कान आँख मुंह सब बंद हो जाते थे। अब देखो अपनी आंखों से अपनी बेटी की हरकत। मोहित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे अंजलि भी जाकर आग में घी डाल देती है। मोहित उस दिन पीहू की सब हरकत देखता है कि माँ मैं आज घर हूँ, मेरा ख्याल नहीं, अपनी माँ का ख्याल नहीं, लेकिन दोनों का है। बेटी हमारी हो गई उनकी। पीहू अपने दादा दादी के साथ खूब हंसती खेलती। मोहित अब उसको देखे जा रहा था। उसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका फ्यूचर क्या होगा। ऐसे उसके इतना बैंक बैलेंस कर रखा है कि कहीं और शिफ्ट होकर अपने काम भी कर सके और आराम से जीवन यापन कर सके। उसने और अंजलि ने बाहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बिना किसी को बताए चुपचाप सारी तैयारियां पूरी कर ली और एक रात पीहू को बोल दिया कि हम कल मलेशिया जा रहे हैं। पीहू खुश हो गई। तो वो बच्ची थी, उसे क्या पता था कि पूरा परिवार नहीं, केवल उसके माता पिता और वो जा रहे हैं। वह दौड़ी दौड़ी दादा दादी के पास गई और कहने लगी, आप लोग की सब तैयारियां हो गई है ना? तो दादा दादी चौंक गई कि कैसी तैयारियां। जब पीहू ने उन्हें बताया तो उनका दिल बैठ गया। बोले, बेटा तुम जाओ, हम यहाँ रह लेंगे। उन्होंने अनेक बहाने बताए पीहू को, लेकिन पीहू कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई। एक बार तो दौड़ी दौड़ी उनके माता पिता के पास जाती, उनसे कहती मुझे ये यहीं रहना है या दादा दादी को साथ लेना है। फिर दौड़ी दौड़ी दादा दादी के पास जाती। जब पीहू को बात किसी ने नहीं मानी तो पीहू जोर जोर से रोने लगी और अपने दादा दादी के गले लग गई। दादा दादी भी रोने लगे। उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर किया जा रहा है। उन तीनों का दिल तेज गति में दौड़ रहा था। एक दूसरे से बिछड़ने का गम उन्हें तोड़ रहा था, लेकिन मोहित और अंजलि का दिल यह सब महसूस नहीं कर रहा था। यदि दादी के सर में तेल डालकर 12 साल की पोती ने मालिश कर दी थी, कौन सा पाप कर डाला था जो इतनी बड़ी सजा उन तीनों को दूर करके दी जा रही थी। और रोते रोते तीनों सो गए। सुबह सवेरे अंजलि और मोहित पीहू को दादा दादी से जबरदस्ती अलग करके रोते हुए बुजुर्ग को छोड़कर और पीहू को रोते हुए लेकर घर से निकल पड़े। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। पीहू के बिना उस घर की दीवारें भी रो रही थी। उस घर की सारी खुशियाँ मातम में बदल गई। बेटा गया बहू गई, इसका गम तो था ही जो था, लेकिन पोती को लेकर उन दोनों ने वो पाप किया था जिसकी माफ़ी भगवान के पास भी नहीं। आज पीहू को गए 1 महीना गुजर गया, लेकिन उसके जाने का दर्द दिल से कम ना होता। तो जान उन दोनों में बसी थी, वो भी निकले जा रही थी। आज भी दोनों उसका सामान देखकर रो रहे थे और अपनी बेबसी लाचारी का मातम मना रहे थे और बेटे के जीवन को याद कर रहे थे कि यही बेटा है, वो जो इसके लिए इतनी मुसीबतें उठाई है। कोई शिकवा शिकायत नहीं की कभी हमने, मगर यह अच्छा नहीं किया उसने। बातें
करके अपने आंसू साफ किए और काम में लग गई। दोनों के हाथ पांव के कांप रहे थे, लड़खड़ा के चल रहे थे। ऐसे ही पीहू को याद कर करके रोते रोते दिन गुजरते गए। उधर मलेशिया में पीहू रोज लेटर लिखती, फिर मम्मी पापा के डर से फाड़ देती। धीरे धीरे पीहू का सदमा बढ़ता गया, जो उसको दिल को कमजोर बना रहा था। वह किसी से ना कुछ कहती ना कुछ सुनती, गुमसुम रहने लगी और दादा दादी की पहचान हुई घड़ी देखती रहती। दिन प्रतिदिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। स्कूल भी नहीं जाया जाता था। मोहित और अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उन्होंने पीहू से बात करने की, लेकिन पीहू कुछ बोलती ही नहीं थी। उसकी फूलों जैसी कोमल सूरत मुरझाने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे होने लगे थे। उसके रेशम जैसे बाल झड़ने लगे। उसका शरीर दुबला पतला होता जा रहा था। मोहित और अंजलि को पीहू की बहुत चिंता सताने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि पीहू अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी जल्दी डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर बोला कि सदमा ले रही है बच्ची किसी बात का। यदि यही हाल रहा तो जल्द ही यह इस दुनिया को छोड़ देगी। यह सुनकर मोहित और अंजलि के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि किस बात का सदमा ले रही है हमारी बच्ची। पीहू को घर ले आए और अब वह समझ चुके थे कि यदि कुछ दिन और इसे इसके दादा दादी से दूर रखा तो यह हमें छोड़ देगी। इस बात को सोचकर दोनों रोने लगे। अंजलि को याद आया कि हमेशा अपनी स्टडी रूम में पीहू कुछ लिखती रहती थी। वह दौड़कर गई तो उसे वहां से बहुत सारे लेटर मिले जो वह दादा दादी के लिए लिखती थी। वह उठाकर मोहित को दिखाती है। मोहित पढ़ता है, डियर दादा दादी, तुम थे तो ये दुनिया थी कितनी प्यारी लगती थी। तुम नहीं हो, ये दुनिया कितनी गंदी लगती है। दादा दादी, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। बार बार, हर पल आपका प्यार चाहिए। डियर दादा दादी, तुम मेरे होठों की वो खुशी हो जो मुझे केवल तुम ही दे सकते हो। डियर दादा दादी, मेरा दिल बस तुम्हें पुकारता रहता है। मैं बस यह सोचती रहती हूँ, क्यों नहीं है मेरे पास मेरे दादा दादी, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब भी मेरे सामने सब अपने दादा दादी की बात करते हैं, मैं वहाँ से चुपचाप आ जाती हूँ। जब पार्क में सब बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं, मैं वहाँ से भाग आती हूँ। क्यों नहीं है मेरे पास मेरे दादा दादी, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरा भी मन करता है मुझे भी मेरे दादा दादी सबकी डांट से बचाए। मेरा भी मन करता है मेरे दादा दादी मेरे साथ बच्चे बन जाए। मेरा भी मन करता है मेरे दादा दादी मुझे कहानियाँ सुनाए। मेरा भी मन करता है मेरे दादा दादी मेरे पास आ जाए। डियर दादा दादी। पढ़ते पढ़ते मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। लेटर भी गिर जाते हैं। अंजलि भी रोने लगती है। कहती है, हम खुद अपनी बच्ची का गला घोट रहे थे। उसको तिल कर के मरने के लिए छोड़ दिया हमने। हम नहीं जानते थे पीहू अपने दादा दादी के लिए रोज ऐसे लेटर लिखती है। वह जल्द से जल्द दिल्ली जाने का इंतजाम करते हैं। आधी जान तो पीहू की दिल्ली जाने के नाम से लौट आई। जब उसे पता चला कि दादा दादी के पास जा रहे हैं, जब दादा दादी के पास पहुंची तो दादा दादी को यकीन नहीं हुआ। अपनी नज़रों पर पीहू दौड़कर उनके गले लग गई। तीनों बहुत खुश हुए। पीहू को बहुत चुमाकार और रोने लगी। पीहू एकदम भली चंगी हो गई। यह देखकर मोहित और अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए। उन दोनों ने सतीश जी और उषा जी पीहू से माफ़ी मांगी। कहने लगे, हमें बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। यदि पीहू को कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते, कभी अपने आप को माफ़ न कर पाते। और इसी बीच हमें यह भी एहसास हो गया कि माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है जब उनकी औलाद उनसे दूर हो जाती है। सतीश जी और उषा देवी कहती है, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ये सब न होता तो तुम्हें इसका एहसास न होता। मोहित और अंजलि भी उन दोनों के गले लग जाते हैं और उनको परिवार सुख संपन्न परिवार बन जाता है। घर में चारों ओर सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। फिर 4 महीने बाद अंजलि बेटे को जन्म देती है।
जो उनकी खुशियों में चार चांद लगा देता है। सतीश जी और उषा देवी खुद को बहुत धनी मानते हैं। बेटा मिला, बहू मिली, पोता मिला, पोती मिली। पोता पोती अपने दादा दादी की जान होती हैं और दादा दादी अपने पोता पोती की जान होते हैं। इसलिए उनके शरीर से कभी भी उनकी जान को जुदा करने का पाप न करें। बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं, किसी से भी कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते हैं। उनके जज्बातों को समझने और उन्हें अत्यधिक प्यार दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।